मैं हाजिर हो चुकी हूँ और आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस पार्ट में हमें गोजो और गेटो की पास्ट स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ से उनकी दोस्ती, इमोशंस और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की असली शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिको पानी के अंदर होती है। फिर उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कुरोई की एक फ़ोटो होती है और पता चलता है कि किसी ने कुरोई को किडनैप कर लिया है। कुछ टाइम पहले कुरोई कहती है कि मिस्टर गातो आप जाकर रिको को बचा लीजिए और मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। प्रेजेंट टाइम में गेटो बहुत गिल्टी फील करता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने कुरोई को अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो मेरी वजह से किडनैप हो गई है। वो कहता है कि हो सकता है दुश्मन रिको के एक्सचेंज में कुछ मांगे या हमें धमकी दे के अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो कुरोई को मार देंगे। जब तक उनकी लोकेशन नहीं मिलती तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। फिलहाल हमें उनकी लोकेशन ट्रैक करनी होगी और वहां पहुंचना होगा। गेटो एक आइडिया देता है कि हम बॉडी डबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिको मना कर देती है और कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी, मुझे तुम दोनों पर अभी भी पूरा ट्रस्ट नहीं है। अगर तुम कुरोई को बचा भी लो तो हो सकता है कि तेंगेन के मर्ज होने से पहले हम ना पहुंच सकें, इसलिए मैं खुद जाना चाहती हूँ ताकि उनको लास्ट गुड बाय कह सकूँ। गेटो मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में तुमने कहा कि मुझे घर जाना है तो मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर हम देखते हैं कि सब बीच पर होते हैं, जहाँ गेटो उसको समझा रहा होता है कि कैसे वह एक नॉन सॉर्सर गर्ल के केस में फंस गया और किडनैप हो गई। गेटो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रिको पूछती है कि क्या तुम सब प्लेन से आए हो, क्या किसी ने अटैक नहीं किया। गेटो बताता है कि प्लेन के डिपार्चर से पहले सब पैसेंजर्स और स्टाफ को अच्छी तरह चेक किया गया था। प्लेन के अंदर और बाहर दोनों जगह सिक्योरिटी थी और मैंने कर्स स्पिरिट को प्लेन के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आउटसाइड से प्रोटेक्शन दे सके। फिर गेटो कहता है कि एनिमीज ने अजीब जगह चूज की है, वो किसी गांव में भी बुला सकते थे जहां लोग कम होते। रिको कहती है शायद उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ननामी और उताहिमे भी वहां मिशन पर होते हैं। उताहिमे कहती है कि मैं गोजो और गेटो को दिखाना चाहती हूँ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वो अपनी जान रिस्क में डालकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। एक लड़का कहता है कि अगर इस एयरपोर्ट पर स्टॉर्म आ गया तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बीच पर गोजो और रिको मस्ती कर रहे होते हैं। गेटो कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर रिको थोड़ी अपसेट हो जाती है। गेटो को भी अच्छा नहीं लगता और गोजो कहता है कि कल सुबह वापस चलेंगे और वैसे भी टोक्यो में कर्स्ड यूजर्स भी कम हैं। अगर हम एक दिन और रुकते हैं तो शायद रिको का टाइम भी सेफ हो जाए, जो हमारे लिए अच्छी बात है। फिर गेटो कहता है कि तुमने कल से अपनी टेक्निक रिलीज नहीं की और तुम सोए भी नहीं हो। मुझे पता है तुम आज भी नहीं सो रहे होगे। तुम पक्का श्योर हो के हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। गोजो कहता है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम यहाँ हो। फिर हम देखते हैं कि उताहिमे ननामी से कह रही होती है कि हमें एक और दिन यहाँ रुकना होगा। ये सुनकर वो खुश नहीं होती। वो सब मिलकर थोड़ा घूमने निकल जाते हैं, कभी बोटिंग, कभी गार्डन और कभी एक्वेरियम। और फाइनली ये सब करने के बाद सब रिलैक्स हो जाते हैं। फिर सब लोग कहते हैं कि तुमने इस बार बहुत मेहनत की है। एक बंदा कहता है कि मुझे दोबारा बेबी सिटिंग मिशन पर नहीं जाना। तभी अचानक तोजी फुशिगुरो पीछे से आता है और गोजो पर अचानक अटैक कर देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हम जुजुत्सु हाई के अंदर हैं, यहाँ कोई एंटर नहीं कर सकता। और गोजो पीछे मुड़कर कामली पूछता है कि क्या हम कभी मिले हैं। तोजी कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे भी नाम याद नहीं रहते। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें तोजी गोजो को ऑब्जर्व करने आता है। वह गोजो को इसलिए देखने आता है क्योंकि वह अपनी क्लैन का पहला बच्चा था जो 6 आईज के साथ पैदा हुआ था। वो पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब गोजो टर्न होता है तो पहली और आखिरी बार होता है जब किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस किया होता है। सिर्फ इसलिए तोजी ने गोजो को छोटे छोटे कर्स्ड एनिमीज से अटैक करवाया ताकि वो थक जाए
और फिर बिना किसी प्रॉब्लम के वो उसे मार सके। तभी तोजी गोजो पर अटैक करता है और अपने पास रखे कर्स्ड बॉम्ब को भी यूज करता है। गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम दोनों रिको को यहाँ से ले जाओ, तब तक मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा। फिर वो दोनों रिको को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन तभी तोजी दोबारा सामने आता है। वो नोटिस करता है कि गोजो की कंडीशन पहले से डिफरेंट है और उसके गले पर एक कर्स्ड स्पिरिट लिपटी हुई होती है। तोजी कहता है कि मुझे लगा था एक स्ट्राइक में तुम मर जाओगे। गोजो कहता है रुक जाओ, लेकिन तोजी कहता है कि वो सब खत्म हो चुका है बेवकूफ। फिर तोजी रिवील करता है कि उसने ही बाउंटी लगाई थी ताकि गोजो दूसरों से फाइट करता रहे और थक जाए। जैसे ही गोजो ने अपनी टेक्निक रिलीज की, तोजी ने उस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं कि गोजो अपनी टेक्निक से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी इजीली डॉज कर लेता है। उसकी स्पीड देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सबको समझ आता है कि उसके पास कर्स्ड एनर्जी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है जो उससे एक्सट्रीमली पावरफुल बनाती है। फिर तोजी अपनी सोर्ड से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो अपनी टेक्निक से उससे दूर फेंक देता है। तोजी कहता है कि उसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है, इसलिए गोजो उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। फिर गोजो ब्लू यूज करता है और पूरा एरिया तबाह हो जाता है, लेकिन फिर भी तोजी कहीं नजर नहीं आता। अचानक जंगल से कुछ मूवमेंट होती है और कर्स्ड फ्लाइज का झुंड आता है जो सबको सराउंड कर लेता है। गोजो फिर से ब्लू यूज करने वाला होता है, लेकिन अचानक पीछे से तोजी आता है और अपनी स्पेशल वेपन से अटैक कर देता है। बहुत बड़ी फाइट के बाद तोजी बताता है कि उसकी सोर्ड स्पेशल है, जिसका नाम इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन है, जो किसी भी टेक्निक को कैंसिल कर देती है। फिर हम देखते हैं कि गेटो और रिको एलिवेटर से नीचे जा रहे होते हैं। उतरते वक्त रिको कहती है कि हमारा सफर यहीं तक था, और वो अपना लास्ट गुड बाय कहकर आगे बढ़ती है। फिर एक और सीन में वो टोम ऑफ द स्टार के हॉल में एंटर करते हैं। गेटो सोचता है कि तेगिन तक जाने का रास्ता कहाँ है। वो कहता है कि हम घर भी जा सकते हैं अगर तुम चाहो। ये सुनकर रिको इमोशनल हो जाती है। गेटो बताता है कि जब उन्हें ये मिशन दिया गया था तो उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि टेगिन के साथ मर्ज होने से रिको की जान जा रही थी। गेटो और गोजो ने इस बारे में बात की थी कि अगर रिको नहीं जाना चाहती तो वो टेगिन से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये सुनकर रिको रोने लगती है। वो बताती है कि उससे बचपन से कहा गया था कि वो स्पेशल है, इसलिए वो अकेली रह गई थी। उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, इसलिए उसने जिंदगी की ज़्यादा परवाह नहीं की। लेकिन जब से उसकी मुलाकात इन सब लोगों से हुई है, तब से उसमें जीने की चाह बढ़ गई है। वो रोते हुए कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ। तभी अचानक तोजी आता है और उसके सर पर गोली चला देता है। ये देखकर गेटो शॉक हो जाता है। तोजी कहता है कि मैंने गोजो को भी मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं गेटो को, जो अपनी कर्स स्पिरिट की स्पीड का यूज करके तोजी पर अटैक करता है। तोजी तुरंत रिएक्ट करता है और पीछे हट जाता है। गेटो लगातार उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तोजी अपनी स्पीड से बच निकलता रहता है। फिर तोजी बाहर निकलकर बिल्कुल ठीक खड़ा होता है, जिसे देखकर गेटो शॉक हो जाता है। दोनों एक हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहां गेटो समझ जाता है कि यह जगह पूरी तरह हिडन है और बाहर कोई गार्ड भी नहीं है। तोजी फिर अपनी एबिलिटी रिवील करता है और बताता है कि वो अपनी कर्स स्पिरिट को स्टोरेज की तरह यूज करता है। वो उस स्पिरिट को छोटा कर लेता है, जिससे वो खुद इनविजिबल जैसा हो जाता है। क्योंकि तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। गेटो पूछता है कि वो अंदर आया कैसे, क्योंकि उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। तोजी जवाब देता है कि इंसान हमेशा अपने पीछे कुछ न कुछ निशान छोड़ता है, चाहे वो फुटप्रिंट्स हो या स्मेल। जब रिको के बारे में बात होती है, तोजी कैजुअली कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या नहीं।
ये सुनते ही गेटो फिर से अटैक करता है, लेकिन तोजी तुरंत काउंटर करता है और उसकी पावरफुल स्पिरिट को खत्म कर देता है। इस अटैक के इम्पैक्ट से बिल्डिंग भी गिरने लगती है, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। गेटो नोटिस करता है कि उसके आसपास मल्टीपल कर्स स्पिरिट्स तोजी को सराउंड कर रही हैं, लेकिन तोजी अपने वेपन से उन सब को तोड़ देता है। गेटो कहता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तोजी कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए। फिर गेटो अपनी कर्स टेक्निक यूज करके उससे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त तोजी एक पावरफुल मूव से अटैक करता है और गेटो को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहले गोजो के साथ किया था। तोजी गेटो को सीधा नहीं मारता, बल्कि उसे एक जोर की किक मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम एक नॉर्मल कर्स यूजर होते तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता, लेकिन तुम कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन जानते हो और मुझे नहीं पता तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी स्पिरिट्स क्या कर सकती है, और मैं यहाँ अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर भी वो उन्हें टॉन्ट करता है कि तुम सब मेरे जैसे एक बंदर से हार गए जो जुजुत्सु भी उसे नहीं करता। इसी बीच तोजी को अपने बेटे का नाम याद आता है और कहता है कि मैं उसके बारे में तो लगभग भूल ही गया था। उसका नाम मेगुमी है। अब सीन शिफ्ट होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पर, जहां तोजी रिको की बॉडी लेकर पहुंचता है। उसके साथ जो कर्स्ड स्पिरिट होती है वो अपने मुंह से रिको की बॉडी निकालकर टेबल पर रख देती है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है, शिगेरू सोनोदा, जो कहता है कि तुम्हारी पेमेंट के साथ बोनस भी दिया जाएगा। उससे पहले लग रहा था कि तोजी मिशन फेल कर देगा, लेकिन उसने काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, इसलिए वो बोनस देना चाहता है। इसके बाद वो स्टार रिलीजियस ग्रुप के ओरिजिन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता है। फिर लोग रिको की बॉडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तोजी अपने पार्टनर की तरफ देखकर इशारा करता है, जैसे पूछ रहा हो कि ये आदमी थोड़ा अजीब है क्या, और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में तोजी अपने पार्टनर से पूछता है कि तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा। पार्टनर जवाब देता है कि वो चाहता था गोजो उसे बचाए ताकि वो और ज़्यादा थक जाए और वीक हो जाए। तोजी कैजुअली कहता है, चलो लंच पर चलते हैं, लेकिन पार्टनर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे तब मिलूंगा जब कोई और काम होगा। इसके बाद तोजी अकेला चला जाता है और हम देखते हैं गोजो को, जो खून से लटपथ होता है लेकिन जिंदा है। वो रिवर्स कर्स्ड टेक्निक का यूज़ करके वापस आता है। फिर गोजो और तोजी के बीच फाइनल फाइट होती है। फाइट के दौरान तोजी काफ़ी स्ट्रगल करता है, क्योंकि गोजो अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। इसी फाइट में गोजो को समझ आता है कि तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, तभी उसे उसकी टेक्निक्स के बारे में इतना पता था। आखिर में गोजो अपनी पावरफुल टेक्निक हॉल पर्पल का यूज़ करता है, जो सीधा जाकर तोजी को हिट करती है। अटैक लगते ही तोजी की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मारने से पहले तोजी एक बात बताता है कि उसका बेटा जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, क्योंकि क्लैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, और यहीं पर तोजी की डेथ हो जाती है। बाद में गोजो स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास पहुंचता है और रिको की बॉडी को गोद में उठाता है। वो गिल्ट में कहता है कि ये सब मेरी गलती है, और उसे समझ नहीं आता कि क्या उसे सबको मार देना चाहिए। गेतो उससे रोकता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये सब सिर्फ फॉलोवर्स हैं, असली कल्प्रिट अभी भी बाहर घूम रहा है। एक साल बाद हम देखते हैं कि गोजो और गेटो अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। गोजो अपनी नई टेक्निक का डेमोन्स्ट्रेशन देता है। पहले उसे अपने टारगेट को मैनुअली एम करना पड़ता था, लेकिन अब उसकी टेक्निक ऑटोमेटिकली टारगेट को लॉक करके हिट कर सकती है। ये देखकर साफ पता चलता है कि गोजो अब सच में सबसे स्ट्रांग बन चुका है। अब गोजो इतना पावरफुल हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे डेंजरस मिशंस वो अकेला ही कंप्लीट कर लेता है। इसी वजह से शोको को भी डेंजरस मिशंस पर नहीं भेजा जाता, और दूसरी तरफ गेटो को अक्सर अकेला मिशंस हैंडल करने पड़ते हैं। यहीं से उसके अंदर एक अजीब सी तन्हाई और थकन पैदा होने लगती है। ट्रेन में सफर करते हुए भी गेटो गहरी सोच में डूबा रहता है।
रिको के इंसिडेंट के बाद कर्सेस की पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 1 साल से वो लगातार कर्सेस को एब्जॉर्ब और एक्सॉर्साइज कर रहा है, लेकिन हर कर्स का टेस्ट उसके लिए बहुत ही घटिया होता है। हर बार उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ नफरत भरा निगल रहा हो। शावर लेते वक्त भी उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या उसका फर्ज सिर्फ दूसरों को बचाना है? क्या उसे अपनी जिंदगी इसी काम के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए? ये सवाल धीरे धीरे उसके अंदर एक अंधेरा पैदा कर रहे होते हैं। बाद में गेटो बेंच पर बैठा होता है, तभी हेबारा उसके पास आता है। दोनों के बीच एक हल्का फुल्का लेकिन मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होता है। हेबारा बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है। गेटो उससे पूछता है कि अगर वहां से कुछ लाना हो तो बताना। गोजो मजाक में कहता है कि उसके लिए स्वीट्स ले आना, क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद है। फिर बात होती है फ्यूचर की। हेबारा पूछता है कि क्या गेटो जिंदगी भर जुजुत्सु सरसर बनना चाहता है। गेटो कहता है कि हाँ, वो दिल से ये काम करता रहना चाहता है। उस वक्त तक उसका यकीन अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। तभी वहाँ युकी त्सुकुमो आती है, एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर जो बहुत ही मिस्टीरियस और अपने तरीके से सोचने वाली है। गेटो उससे पहली बार प्रॉपरली मिलता है। युकी का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो कर्सेस को सिर्फ मारना नहीं चाहती, बल्कि उनकी जड़ को खत्म करना चाहती है। युकी कहती है कि अगर कर्स को हमेशा के लिए खत्म करना है तो 2 रास्ते हैं। या तो दुनिया से कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह मिटा दिया जाए, या फिर हर इंसान को कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए ताकि कोई कर्स पैदा ही ना हो। वो बताती है कि पहले ऑप्शन के लिए उसने तोजी फुशिगुरो को स्टडी किया था, क्योंकि उसके पास कर्स्ड एनर्जी थी ही नहीं। लेकिन तोजी अब मर चुका है, इसलिए अब वो दूसरे ऑप्शन पर फोकस कर रही है। इसी डिस्कशन के दौरान गेटो एक ऐसा ख्याल जाहिर करता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, अगर कर्सेस नॉन सॉर्सरर्स की वजह से पैदा होते हैं तो क्यों ना सब नॉन सॉर्सरर्स को ही खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर युकी हैरान जरूर होती है, लेकिन वो इस पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये मुमकिन है, लेकिन वो खुद इतनी पागल नहीं है कि ऐसा करे। फिर वो गेटो से कहती है कि तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम नॉन सॉर्सरर से नफरत करना चाहते हो या नहीं। ये अल्फाज गेटो के दिलो दिमाग में गहरा असर छोड़ देते हैं। कुछ वक्त बाद एक और बड़ा हादसा होता है। हेबारा एक मिशन पर जाता है, लेकिन वो मिशन गलत कैटेगराइज किया गया होता है। जो मिशन 2nd ग्रेड बताया गया था, असल में 1st ग्रेड निकलता है, और इसी गलती की वजह से हेबारा अपनी जान गंवा देता है। गेटो जब उसकी लाश को मॉर्चरी में देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है। एक और दोस्त, एक और कुर्बानी, और सिस्टम फिर से फेल हो चुका होता है। इसी के तुरंत बाद गेटो को एक विलेज मिशन पर भेजा जाता है। वहाँ 2 छोटी सोर्सर लड़कियों को विलेजर्स ने कैद कर रखा होता है और उन पर जुल्म कर रहे होते हैं। उन्हें मॉन्स्टर समझकर सजा दी जा रही होती है। यहाँ गेटो के अंदर का सब्र टूट जाता है। वो फैसला करता है कि अब बस। वो अपनी कर्स्ड स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके पूरे गांव का सफाया कर देता है। ये वो लम्हा था जब सुगुरु गेटो ने अपनी पुरानी सोच को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु सोसाइटी उसे डेथ सेंटेंस सुना देती है। खबर मिलती है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया, और शायद अपने माँ बाप को भी। जब गोजो को ये सब पता चलता है तो वो यकीन ही नहीं कर पाता। उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसके सामने एक क्रिमिनल बन चुका होता है। फिर गेटो और शोको की मुलाकात होती है। गेटो अपने एक्शंस को ओपनली एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां सिर्फ जुजुत्सु सरसर्स जिंदा रहें। जब गोजो वहां पहुंचता है तो दोनों दोस्तों के बीच आखिरी और सबसे दर्दनाक कॉन्वर्सेशन होती है। गोजो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है, लेकिन गेटो अब अपना फैसला कर चुका होता है। वो कहता है कि मैंने तय कर लिया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह 2 सबसे अच्छे दोस्त जो कभी एक ही रास्ते पर चलते थे, अब हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप की प्रॉपर्टी खरीद रहा होता है ताकि अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख सके। इसी दौरान गोजो छोटे मेगुमी से मिलता है। वो उसे तोजी के बारे में बताता है और उसकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है। आखिरी सीन में गोजो सोए हुए मेगुमी को देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है। ये स्माइल एक नए रिश्ते, एक नए वादे और एक नए फ्यूचर की शुरुआत होती है। और यूजी एक दूसरे को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं।
तभी अचानक यूजी नोबारा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगी। यूजी बताता है कि वो ह्यूमन अर्थ फॉर्म 4 देखने जा रहा है, लेकिन नोबारा मना कर देती है क्योंकि उसने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे होते और वो कहती है कि डायरेक्ट 4 पार्ट देखना वियर्ड लगेगा, इसलिए दोनों अलग रास्ते निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कियोतो स्कूल के प्रिंसिपल के पास डिस्कशन चल रही होती है। मेई और तोडो प्रिंसिपल से कहते हैं कि यूजी, नोबारा और मेगुमी को ग्रेड 1 सॉर्सरर प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल का कहना होता है कि प्रमोशन से पहले उन्हें 5 ग्रेड 1 मिशंस कंप्लीट करने होंगे। अगर वो सब सक्सेसफुली कर लेते हैं तो उनकी प्रमोशन ऑफिशियली हो जाएगी। फिर नोबारा के पास एक अननोन लड़की आती है जो उससे पूछती है कि क्या वो यूजी के साथ रहती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं जहां वो लड़की अपना नाम यूको ओजावा बताती है और कहती है कि वो यूजी को जूनियर हाई स्कूल से जानती है। जब यूको अपनी पुरानी फोटो नोबारा को दिखाती है तो नोबारा शॉक हो जाती है क्योंकि पहले यूको काफ़ी हेल्दी थी, लेकिन अब वो काफ़ी स्लिम और खूबसूरत हो चुकी होती है। नोबारा तुरंत समझ जाती है कि यूको के दिल में यूजी के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए नोबारा फौरन मेगुमी को कॉल करती है और उसे लोकेशन भेजकर यूजी को रेस्टोरेंट लेन को कहती है। फिर यूको नोबारा से पूछती है कि क्या वो भी यूजी को पसंद करती है, लेकिन नोबारा क्लियर माना कर देती है। थोड़ी देर बाद मेगुमी भी वहां पहुंच जाता है और यूको उससे पूछती है कि यूजी को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं। मेगुमी कैजुअली बोल देता है कि यूजी को लंबी लड़कियां पसंद हैं। नोबारा को टेंशन होती है कि कहीं यूजी यूको को पहचान ना पाए, लेकिन जैसे ही यूजी रेस्टोरेंट में आता है वो तुरंत यूको को पहचान लेता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां स्कूल में यूजी के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसकी फेवरेट लड़की कौन है। तब यूजी यूको का नाम लेता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूजी कहता है कि उसे यूको की हैंडराइटिंग और उसका खाना खाने का स्टाइल बहुत पसंद था। ये सीन ऑनेस्टली काफ़ी होलसम और इमोशनल था। प्रेजेंट में यूको क्वाइटली घर की तरफ चली जाती है, जबकि नोबारा और मेगुमी उसके बारे में बात करते हैं। नोबारा बताती है कि यूको ने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और वो चाहती है कि जल्दी से यूजी उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए। उसके बाद यूजी कैजुअली पूछता है कि क्या सब लोग उसके साथ ह्यूमन अर्थ फॉर्म 4 देखने चलेंगे, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अगले दिन हम यूटाइमी को देखते हैं जो यूजी, मेगुमी और नोबारा से एक पार्किंग लॉट में बात कर रही होती है। वो बताती है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में एक मोल यानी इन्फॉर्मेंट मौजूद है जो अंदर की बातें एनिमीज तक पहुंचा रहा है। यूताहिमे कहती है कि उनमें से एक बंदा काफ़ी हाई रैंक का है, इसलिए उस पर डायरेक्ट एक्शन लेना मुश्किल है, लेकिन दूसरे मोल को पकड़ा जा सकता है और आज का मिशन उसी से रिलेटेड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कोकिची मुता यानी मेचमारू का असली बॉडी रिवील होता है। यहाँ पता चलता है कि माहितो और गेटो उसके पास आए हुए हैं। माहितो अपनी कर्स्ड टेक्निक यूज करके मेचामारू की बॉडी को कंप्लीटली हील कर देता है, लेकिन असली प्लान कुछ और होता है। मेचामारू को समझ आ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है और इसीलिए वो पहले से ही सीक्रेटली एक अल्टीमेट वेपन प्रिपेयर कर रहा होता है। जैसे ही माहितो और गेटो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी अंडरग्राउंड से एक मैसिव ब्लास्ट होता है और मेचमारू का अल्टीमेट जायंट रोबोट रिवील होता है। ये सीन लिटरली गूज़बम्प्स देने वाला था। माहितो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि तो तुम इतने सालों से ये मॉन्स्टर सीक्रेटली बना रहे थे। अंदर बैठा मेचामारू डेस्परेटली गोजो को सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एनिमी ने रेडियो वेव्स ब्लॉक कर दी होती हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो माहितो और गेटो को हराओ या फिर यहीं खत्म हो जाओ। उसके बाद मेचामारू अपनी सारी स्टोर्ड कर्स्ड एनर्जी रिलीज करता है। वो बताता है कि उसने सालों तक एनर्जी स्टोर की थी और अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। फिर वो एक मैसिव बॉम्ब अटैक लॉन्च करता है जिसमें 1 साल की स्टोर्ड कर्स्ड एनर्जी होती है और इसी डेंजरस क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एनिमे फैंस, सच बोलो तो ये एपिसोड इमोशनल भी था और हाइप भी। यूजी और यूको का होलसम मोमेंट देखने को मिला और साथ ही शिबुया आर्क की डार्क वाइब्स भी स्टार्ट हो गई। सबसे ज्यादा इंसेन मोमेंट मेचमारू का अल्टीमेट रोबोट रिवील था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी बहुत इंटेंस और इमोशनल होने वाली है। और हाँ, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो।